अगला शासक आता है जिसका नाम है राव मालदेव। राव मालदेव। राम मालदेव ने 1532 से लेकर के 1562 तक शासन किया है, 30 बरस। ठीक है, 30 बरस राम मालदेव ने शासन किया है। चलिए राम मालदेव के बारे में बात करते हैं हम थोड़ी सी। सबसे पहले राम मालदेव के पिता के बारे में बात करेंगे। पिता, राम मालदेव के पिता का नाम था राव गंगा। क्या नाम था? राव गंगा। ठीक है, इस गंगा की हत्या किसने की थी? गंगा की हत्या किसने की थी? मालदेव ने। किसने की है? मालदेव ने। इसी कारण मालदेव को क्या कहते हैं? मालदेव को कहते हैं मारवाड़ का पितृहंता। क्या कहते हैं? मारवाड़ का पितृहंता। मारवाड़ का पितृहंता कहते हैं इसको। ठीक है, क्यों कहते हैं भैया? क्योंकि इसके जो पिता हैं यानी कि राव गंगा, ठीक है, बड़ा ही नशेड़ी आदमी था। और इसके जो सामंत थे ना, सामंत, वो इसको चरस अफीम गांजा खिला खिला करके और जो ठिकाने थे उन ठिकानों पर स्वयं का अपना राज्य स्थापित कर लिया था। और कहते हैं कि राम मालदेव के पास में सिर्फ और सिर्फ एक मेहरानगढ़ बचा था। ठीक है, बाकी सब कुछ इसने सामंतों ने लूट लिया इससे, इसी वजह से। और ये भाई साहब मस्त आराम से चलम फूक करके दंड घूमे आराम से, वहीं किले में ही पड़ा रहे। तो जब देखा मालदेव ने देखा कि भाई ये तो मामला खतरनाक हो रहा है, ये तो हमारे लिए कुछ छोड़ेगा ही नहीं, इस हिसाब से तो पूरा राज्य ही चला गया, एक मेहरानगढ़ ही बचा है, या किसी दिन मेहरानगढ़ को भी बेच देगा। ठीक है, तो इसी वजह से एक दिन क्या हुआ, राम मालदेव जो राव गंगा है वो छत पर बैठा हुआ था गांजा फूंक करके, और मालदेव पहुंचा इससे मिलने के लिए कि बोले पिताजी कुछ ऐसा काम करते हैं जिससे हमारे राज्य की सीमाएं विस्तार हो। ठीक है, इसके हम पैर पसार रहे हैं चारों तरफ। तो गंगा ने कहा बोले बेटा पैर बाद में पसारना, पहले ऐसा कर मेरे पैर छू। ठीक है, पैर छू और मेरे लिए एक बढ़िया सी गांजा भर के चिलम बना करके दे। मालदेव को आया गुस्सा, मालदेव पैर छूने के लिए नीचे झुका, ऊपर छत पर बैठे हुए थे, पैर छूने के लिए नीचे झुका, पैर पकड़कर ऊपर छत पे से ही नीचे गिरा दिया। किसको? राव गंगा को। और राव गंगा की क्या हो जाती है भैया? मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? मृत्यु। बाद में बात करते हैं राज्याभिषेक की। राज्याभिषेक, तो राम मालदेव का जो राज्याभिषेक है वो सोजत में हुआ था। कहां पर हुआ था? सोजत दुर्ग। और सोजत दुर्ग कहां पड़ता है लाडलो? पाली में। कहां पड़ता है? पाली में। ठीक है, सोजत दुर्ग कहां पड़ता है? पाली में पड़ता है। ठीक है, यहां पर इसका क्या हो गया था? राज्याभिषेक, यानी कि 5 जून 1532 को इसका यहां पर राज्याभिषेक हो जा। पुत्रों के बारे में, पुत्र देखो भैया, वैसे तो राम मालदेव ने 25 शादियां की थी और 25 शादियों से इसके 12 पुत्र पैदा हुए थे। कितने? 12 पुत्र पैदा हुए थे। लेकिन हम उत्तराधिकारी पुत्रों की बात करेंगे। सबसे बड़ा जो पुत्र था उसका नाम था राम, और इस राम से जो छोटा पुत्र था उसका नाम था उदय सिंह, जिसे हम इतिहास में मोटा राजा उदय सिंह के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इसका जो तीसरा पुत्र था जिसका नाम था चंद्रसेन। क्या नाम था? चंद्रसेन। ठीक है, राम सबसे बड़ा था, उदय सिंह और चंद्रसेन दोनों के दोनों एक ही माता से पैदा हुए थे, यानी कि रानी स्वरूप दे से पैदा हुए दोनों पुत्र थे। कौन? उदय सिंह और चंद्रसेन। ठीक है, और रानी स्वरूप दे के कहने पर ही इस मालदेव ने चंद्रसेन को क्या घोषित किया था? उत्तराधिकारी। किसको घोषित कर दिया था? चंद्रसेन को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। हालांकि चंद्रसेन का खास भाई था उदय सिंह। ठीक है, एक ही माँ का स्वरूप देकर, लेकिन उदय सिंह की और मम्मी की इसकी आपस में दोनों पटती नहीं थी, इसीलिए छोटे बेटे चंद्रसेन को स्वरूप दे ने मालदेव से कहकर के उत्तराधिकारी घोषित करवा लिया था। ठीक है, ये इसके पुत्रों की बात आ जाती है। एक राम मालदेव की पत्नी है जिसका जिक्र बहुत ज्यादा आता है, उमादे। क्या नाम है? उमादे। ठीक है, उमादे भाटी राजवंश की थी है। ठीक है, भाटी राजवंश की, और इसी को हम इतिहास में रूठी रानी के नाम से भी पढ़ते हैं। किसके नाम से? रूठी रानी के नाम से भी पढ़ते हैं। जैसलमेर के शासक हैं राव लूणकर्ण, उनकी पुत्री है उमादे। ठीक है, अब देखो इसके बारे में किंवदंती आती है ख्यातों के अनुसार और चारण भाटों के अनुसार कि उमादे का विवाह हो गया किसके साथ में? मालदेव के साथ में। शादी होने के बाद में सुहागरात की बात आती है।
शादी होने के बाद में सुहागरात की बात आई, लेकिन हुआ क्या, ये जो राम मालदेव हैं, मालदेव को बुलाने के लिए, जब सुहागरात मननी थी उससे पहले बुलाने के लिए भारमली जो कि उमादे की वो थी दासी, ठीक है, उमादे की दासी थी भारमली, यह भारमली बुलाने के लिए जाती है राम मालदेव को, ठीक है। और कहते हैं कि ये भारमली उमादे की बचपन की सहेली भी थी, है ना। तो भारमली इसको बुलाने के लिए गई मालदेव को कि महाराज चलो उमादे के साथ में स्वागत मनाओ। अब उधर मालदेव पैक बैग बना करके और बढ़िया तरीका से एकदम जुनून सवार था कि हाँ भाई जाते ही मनानी है, ठीक है। अब भारमली आई तो थोड़ा सा नशे में था, भारमली देखा होए 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 क्या गजब की चीज थी भारमली भाई, देखते ही भाई साहब ने हथियार यानी कि मालदेव ने अपने हथियार वहीं डाल दिए और स्वागत मना ली, किसके साथ में, भारमली के साथ में, किसके साथ में, भारमली के साथ में मना ली। और जब काफी देर हो गई तो उमादे ने सोचा कि चलो मैं ही जाकर के देखता हूं, इतनी देर कहां लग गई, अभी तक आए नहीं। तो जब उमादे ने जाकर के देखा तो मालदेव भाई साहब भारमली को लिए हुए और आराम से प्यार मोहब्बत और रंगीन रातों वाली कहानी यहां पर चल रही थी, यानी कि इसके साथ में स्वागत मनाते हुए देख लिया था। अब क्या हुआ, इस बात से उमादे हो गई नाराज, ठीक है, नाराज होकर के, और जब इस बात का पता चलता है भारमली सॉरी इसके उमादे के पिता को, लूढ़करण को पता चलता है, तो कहते हैं कि लूढ़करण इसे मालदेव को मारने के लिए और अपनी सेना लेकर के चल जाता है, प्लानिंग करता है मारने के लिए, ठीक है। लेकिन उमादे की माता को इस बात का पता चल जाता है तो वो अपने राज पुरोहित को भेजती है, किसके पास में, मालदेव के पास में, ठीक है, मालदेव के पास में भेजती है, बोले मेहमान बच के रहना इस तरीके से, और आपकी हत्या करने के लिए इनका जो पिता है राम लूढ़करण वो प्लानिंग कर रहा है, ठीक है। तो कहते हैं कि राम मालदेव इसे तारागढ़ अजमेर भेज देता है, उमादे को कहां भेज दिया, तारागढ़ अजमेर भेज दिया था, ठीक है। लेकिन बाद में काफी समय तक चलता रहा। तो कहते हैं कि उमादे को मनाने के लिए ईसरदास बारठ को भेजा गया था, एक चारण था ईसरदास बारठ, इसको भेजा गया कि जाओ भाई काफी समय हो गया, कई सालें हो गई, और ये उमादे जो है बड़े पुत्र अपने दत्तक पुत्र इसको गोद ले लेती है राम को, इसके साथ में तारागढ़ अजमेर चली गई थी, वहां से फिर ये गुरोंज चली जाती है, ठीक है। तो ईसरदास बारठ को भेजा जाता है मनाने के लिए कि जा भाई उमादे को मना करके ला, ठीक है। ईसरदास बारठ जाता है मनाने के लिए और जैसे तैसे करके इस उमादे को ये मना लेता है। लेकिन जब इस बात का पता अन्य रानियों को चला, अरे कि भाई मालदेव एक तो वैसे ही ना आए, साल में 2 दिन अपने पास आवे, और इधर उमादे आ गई, उमादे तो अभी नई शादी हुई है, तो मालदेव अपने पास में तो बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है। तो ईसरदास बारठ इसको मनाने के लिए, अब यह बात पता चल गई अन्य रानियों को, तो अन्य रानियों ने एक दूसरा चारण जिसका नाम है आशा बारठ, क्या नाम है, आशा बारठ को भेजा उमादे के पास में, बोल जा करके उसको भड़का दे कैसे भी। अब वो पहुंचा साहब आशा बारठ के उमादे के पास में, बोलो उमादे तेरी कोई लोक लाज या तेरी कोई इज्जत है कि नहीं है? अरे तेरी सहेली के साथ में स्वागत मना ली, अब तो तेरी जरूरत तुझे जरूरत पड़ रही है इसलिए तू जा रही है, उसे कोई जरूरत नहीं है, मालदेव को तेरी कोई भी जरूरत नहीं है, क्या इज्जत रह जाएगी तू ऐसे जाएगी तो, ठीक है। तो कहते हैं कि इसके दिमाग में बात बैठ गई, बोल नहीं जाना यार, क्या इज्जत रह जाएगी। तो उमादे ने जाने से इनकार कर दिया, ईसरदास से मना कर दिया कि बोल भाई मैं नहीं आऊंगी, ठीक है। तो साहब ये यहां तक का हो जाता है, और आजीवन मतलब ये कभी भी मालदेव से फिर मिलती नहीं है। मालदेव की जब मृत्यु होती है तो मृत्यु के बाद में ये मालदेव की पगड़ी के साथ में सती हो जाती है, और जब किसी अपने पति की किसी वस्तु के साथ में जब सती होते हैं तो उसे कहा जाता है महासती, या फिर अनुमरण भी कहते हैं, क्या कहते हैं, अनुमरण या महासती उसे कहा जाता है। तो ये महासती हुई थी, इन्होंने अनुमरण कर लिया था मालदेव की पगड़ी के साथ में, ठीक है। तो यहां तक की बात आ जाती है। अब आगे बात आती है, कुछ उपनाम और उपाधियों की बात चलती है। तो देखिए मालदेव का जो शासनकाल है, ठीक है, मालदेव का जो शासनकाल है इसे कहा जाता है मारवाड़ का शौर्य युग। क्या कहते हैं भैया, मारवाड़ का शौर्य युग, ठीक है। मारवाड़ का शौर्य युग कहा जाता है किसका शासनकाल, मालदेव का शासनकाल, ठीक है। चलिए मालदेव को कुछ उपाधि मिली हुई थी, क्या मिली हुई थी, उपाधि, मालदेव की उपाधि, किन किन अन्य नामों से मालदेव को जाना जाता था उसके बारे में चर्चा करेंगे भाई।
इसे कहा जाता है हिंदुस्तान का हस्मत वाला शासक। क्या कहते हैं इसको? हिंदुस्तान का हस्मत वाला शासक। और ये जो उपाधि दी है किसने दी है? फारसी इतिहासकारों ने। किसने दी है? फारसी इतिहासकारों ने, या फारसी इतिहासकारों के द्वारा राम देव को भारत का महान पुरुषार्थी राजकुमार, भारत का महान पुरुषार्थी राजकुमार। और ये जो उपाधि दी है ये आपके कादिर बंदायूनी खान ने दी है। किसने दी है? कादिर बंदायूनी खान ने। ठीक है, बंदायूनी खान की पुस्तक है मुंतकाब उल तारिख, उसमें मालदेव को किस नाम से पुकारा है? भारत का महान पुरुषार्थी राजकुमार। ठीक है, एक उपाधि और आती है हिंदुस्तान का सबसे शक्तिशाली शासक। सबसे शक्तिशाली शासक। और ये उपाधि किसने दी है इसको? फरिश्ता ने। किसने दी है भैया? फरिश्ता। इतिहासकार है ना, फरिश्ता। और इसे कहा जाता है बामन युद्धों का विजेता। बामन युद्धों का विजेता। ठीक है, चारण भाटों के द्वारा या अन्य इतिहासकारों के द्वारा इसे किस नाम से जाना गया है? बामन युद्धों का विजेता कहा जाता है। इनके द्वारा इसे हिंदू बादशाह भी कहा जाता है। और क्या कहते हैं इसको? हिंदू बादशाह भी कहते हैं, है ना, हिंदू बादशाह। हिंदू बादशाह भी कहते हैं। यह चारण भाटों के द्वारा ये दो नाम दिए गए। ठीक है, एक बार यहां तक का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम मालदेव के युद्धों को पढ़ेंगे। देखो भाई, मालदेव के युद्धों की अगर बात करें तो मालदेव को कहा जाता है बामन युद्धों का विजेता। क्या कहते हैं? बामन युद्धों का विजेता मालदेव को कहा जाता है। और वैसे भी अगर देखो मालदेव के बारे में बात करें तो मारवाड़ के बारे में बात करें तो मालदेव जैसा वीर योद्धा वास्तव में ही मारवाड़ में कोई पैदा नहीं हुआ। ठीक है, यानी कि जैसे मेवाड़ का इतिहास पढ़ते हैं तब महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा जैसे योद्धा हमें पढ़ने को मिलते हैं। उस तरीके का शासक है कौन? मालदेव। कौन है भैया? मालदेव। ठीक है, तो मालदेव के पहले युद्ध से हम शुरुआत करते हैं। और पहला युद्ध जो मालदेव ने लड़ा था वो था बाद्रा-जूण पर अधिकार। बाद्रा-जूण पर अधिकार कब किया है? 1532 में। यानी कि राजा बनते ही तुरंत मालदेव ने क्या किया था? अपने युद्ध करने शुरू कर दिए थे। ठीक है, तो यहां पर शासक कौन है? मारवाड़ का मालदेव। और वर्सेज किससे युद्ध लड़ा था? स्वामी वीरा। किससे युद्ध लड़ा था? स्वामी वीरा। ठीक है, यानी बाद्रा-जूण पर अपना अधिकार करने के लिए इसने स्वामी वीरा पर क्या कर लिया? अपना आक्रमण किया था। और इस युद्ध में स्वामी वीरा की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है भैया? स्वामी वीरा की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, दूसरा जो युद्ध लड़ा था वो लड़ा है हीराबाड़ी का। और हीराबाड़ी कहां पड़ता है लाडलो? नागौर में। ठीक है, हीराबाड़ी नागौर का
युद्ध। अगले वर्ष ये युद्ध लड़ा गया यानी कि 1533 में। ठीक है, तो देखो इधर तो कौन है, मालदेव। मैं इस तरीके से इसलिए बना रहा हूं क्योंकि आपके नोट्स अच्छी तरीके से बन जाए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना, चाहे आप अपने साथ में नोट्स भी बना सकें, क्योंकि मैं सारे के सारे हर एक स्क्रीनशॉट आपको दिलाते हुए चल रहा हूं और तब आपसे कह रहा हूं कि भैया आगे तब बढ़ रहे हैं अपन। ठीक है, हाँ, तो आराम से बढ़िया नोट्स बनाओ। ठीक है, और चाहे राजस्थान का कोई भी एग्जाम हो उसके लिए, सभी के लिए क्लास है ये इंपॉर्टेंट चल रही है आपके लिए। ठीक है, और दूसरी चीज क्या है भैया, देखो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आपको भी पता है कितने लंबे टाइम से मैराथन क्लास चल रही है, लगातार चल रही है मैराथन। ठीक है, चलिए, मालदेव वर्सेज दौलत खां, यानी कि हीरावाड़ी पर अपना अधिकार करने के लिए इसने क्या किया, दौलत खां पर आक्रमण किया था। जब मालदेव ने भाद्राजूड़ पर अधिकार किया था, ध्यान देना एक दूसरे से लिंक है ये। ठीक है, मालदेव ने जब भाद्राजूड़ पर अधिकार किया था तो अपनी सेना तो बुलाएगा दूसरी जगह से मालदेव। ठीक है, तो भैया हुआ क्या, मालदेव ने मेड़ता से अपनी सेना बुला ली थी। ठीक है, खुद का ही ठिकाना था मेड़ता, वहां से सेना बुला ली थी। अब दौलत खां को, मेड़ता कहां पड़ता है, नागौर में, हीरावाड़ी के पास में ही है। तो दौलत खां ने मौका देखा, बोले यार अब बढ़िया मौका है, मेड़ता में इस समय मालदेव के या मारवाड़ के सैनिक नहीं है और क्यों ना वहां पर अपना अधिकार कर लिया जाए। ठीक है, तो दौलत खां क्या करता है भैया, मेड़ता पर अपना अधिकार कर लेता है। ठीक है, मेड़ता पर अपना अधिकार करने का प्रयास करता है। तो इसी वजह से जो मालदेव है, मालदेव वो इसी के स्थान पर यानी कि हीरावाड़ी पर ही क्या कर लेता है, अपना वापस अधिकार कर लेता है। ठीक है, और इस युद्ध में दौलत खां की क्या होती है, हार हो जाती है। क्या होती है भैया, दौलत खां की हार होती है और इस तरीके से हीरावाड़ी पर और मेड़ता दोनों पर अपना अधिकार कर लेता है। और मेड़ता का जो सूबेदार है बीरमदेव को नियुक्त कर देता है। किसको कर दिया, बीरमदेव को नियुक्त कर दिया था। ठीक है, आगे तीसरा युद्ध आता है, मेड़ता व अजमेर के लिए युद्ध। (1535) बीच में भी गया है। ठीक है, बीच में यानी कि मेवाड़ में गया है, वहां हम इसको एक साथ में करा देंगे। ठीक है, मेड़ता व अजमेर के लिए युद्ध 1535 में। तो देखो क्या क्या है, इधर तो वही मालदेव वर्सेज बीरमदेव, और कौन है, बीरमदेव। ध्यान रखना, अब क्या हुआ, जैसे हीरावाड़ी पर दौलत खां को हरा करके और हीरावाड़ी और मेड़ता पर अधिकार कर लिया था, और मेड़ता पर जब अधिकार हो गया था, यहां हीरावाड़ी पर भी अधिकार हो गया, तो मेड़ता का शासक बना दिया था किसको, बीरमदेव को। किसको बना दिया, बीरमदेव को सूबेदार नियुक्त कर लिया था अपना, इसी बीरमदेव को। अब यह बीरमदेव बड़ा चालाक निकला। ठीक है, इसको डबल क्रॉस करने लगा। बीरमदेव को सूबेदार नियुक्त किया था मेड़ता का, लेकिन बीरमदेव ने सोचा कि यार अजमेर पर भी अधिकार कर लूं मैं अपना। ठीक है, मेड़ता तो मेरे अधीन है ही और इस अजमेर पे भी कर लूं। ठीक है, और मालदेव से अपना अलग राज्य बसा लूंगा मैं। ठीक है, तो बीरमदेव ने अजमेर पर अधिकार करने की कोशिश की और इसी बात का पता चलता है मालदेव को। मालदेव अपनी सेना लेकर के मेड़ता व अजमेर के लिए, यानी कि यहां मेड़ता आता है, मेड़ता में यह युद्ध होता है और अजमेर व मेड़ता दोनों को आजाद करा लेता है। किससे, बीरमदेव से। किससे करा लिया, बीरमदेव से। बीरमदेव यहां से हार कर, ठीक है, बीरमदेव यहां से, ध्यान रखना ये आगे काम आएगा, बीरमदेव हार कर शेरशाह सूरी की शरण में चला जाता है। किसके, शेरशाह सूरी की शरण में चला गया। ठीक है, शेरशाह सूरी की शरण में चला जाता है। बीरमदेव हार गए यहां से और कहां चला गया भैया, शेरशाह सूरी की शरण में चला जाता है। ठीक है, अगला आता है सिवाना और जालोर पर अधिकार। सिवाना और जालोर पर अधिकार कब किया है, 3 वर्ष बाद, यानी कि 1538 में। ठीक है, सिवाना और जालोर पर अधिकार
सिवाना और जालौर पर अधिकार करता है। देखो भैया, सिवाना पहले तो पड़ता था बाड़मेर में, पहले कहां पड़ता था? बाड़मेर में, लेकिन सिवाना वर्तमान में कहां पड़ता है? बालोतरा में। कहां पड़ता है? बालोतरा में। ठीक है, इतनी सी बात याद रख लेनी है, क्योंकि मैं आपको लेटेस्ट जो जिले बने हैं, ठीक है, राजस्थान का जो नवीन पुनर्गठन हुआ है, नवीन जिले बने हैं, उनके अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूं। तो सिवाना तहसील जो है वो कहां पड़ती है? बालोतरा में। और सिवाना पहले कहां पड़ता था? बाड़मेर में। कहां पड़ता था? बाड़मेर में, क्योंकि बालोतरा भी कहां पर है? बाड़मेर में, लेकिन बालोतरा को अलग जिला बना दिया गया है और इसके अंतर्गत बालोतरा, सिवाना, समदड़ी, बायतू, पचपदरा, सिणधरी और आपके कल्याणपुर और गिड़ा, इन जिलों को शामिल किया गया है बालोतरा जिले में। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आई? तो देखो भैया, इधर यहां शासक कौन है? मालदेव। कौन है? मालदेव। ठीक है, और इधर सिवाना का जो शासक है ठाकुर राजन सिंह डूंगर जी। ठाकुर राजन डूंगर जी, ये कहां का शासक है? आपके सिवाना का। जबकि जालौर की अगर बात करें, जालौर का जो शासक है, जालौर का, उसका नाम है सिकंदर खां। क्या नाम है? सिकंदर खां। ठीक है साहब, सिकंदर खां। अब देखो यहां पर क्यों आक्रमण किया था, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। हुआ क्या, मालदेव ने जब हीरावाड़ी नागौर पर अपना अधिकार किया था, ठीक है, मालदेव ने ठीक है, मालदेव ने जब हीराबाड़ी नागौर पर यानी 1533 में जब आक्रमण किया था, तो उस समय इसने, मालदेव ने सिवाना के ठाकुर राजन डूंगर जी से मदद मांगी थी। ठीक है, डूंगर जी से मदद मांगी दौलत खां के खिलाफ, लेकिन भैया इसने क्या कह दिया? राजन जी ने क्या बोला? हमारे बस की नहीं है भैया, ठीक है, हम अपना ही ठिकाना संभाल लें, वही बहुत बड़ी बात है, तेरे हर जगह के युद्ध में हम नहीं आ सकते, क्योंकि तू तो हर दूसरे दिन कहीं ना कहीं हथियार उठा के चल देता है। ठीक है, तो भाई ठाकुर राजन सिंह ने मना कर दिया था। यह बात मालदेव को बुरी लग गई, बोल ठीक है बेटा, तेरे को बाद में देखूंगा, है ना, पहले अभी जो मेन काम है उनसे निपट लेता हूं, तू तो छोटा मोटा सा है, जिस दिन मन में आएगा उसी दिन तेरे को पेल दूंगा बेटा। ठीक है, तो भैया मालदेव अपनी सेना लेकर के आता है और ठाकुर राजन डूंगर जी को क्या करता है? यहां से गद्दी से वंचित कर देता है और सिवाना पर इसने अपना अधिकार कर लिया था। जालौर का सिकंदर खां, यह दिमाग से बड़ा उल्टा चल रहा था। जालौर का सिकंदर खां कैसे भी प्लानिंग करके दोनों को एक साथ ही हराया था। ठीक है, बोले एक ही साथ हराया, छोटे मोटी चीजें हैं। तो जो सिकंदर खां है, ये किसी भी तरीके से मालदेव को जहर वगैरह दे करके और धोखा दे करके मारने की प्लानिंग बना रहा था। ठीक है, ये बात पता चल गई किसको? मालदेव को। देखो कितना खतरनाक आदमी है, सिर्फ इसने, सिकंदर ने सोचा था कि कैसे भी करके मेरे को मालदेव को मारना है। ठीक है, ये प्रयास करने की सोच रहा था, उसी से पहले मालदेव ने यहां पर जालौर पर जाकर के अपना झंडा गाड़ दिया। ठीक है, सिकंदर खां को बोल बेटा तू मेरे को मारना चाहता है, प्लानिंग करता है मारने की, है कमीने, प्लानिंग करता है बेटा। तो भैया इसको क्या किया, बोल ऐसा कर तू जेल में चल। कहां चल? जेल में। भैया इसको जेल में डाल देता है और बेटा वो आराम से प्लानिंग कर मारने की। ठीक है, तो सिकंदर खां की क्या हो जाती है? कैद खाने में मृत्यु हो जाती है। ठीक है, कैद में मृत्यु हो जाती है इसकी, कैद में मृत्यु। जेल में ही प्लानिंग करते करते बेटा की क्या हो गई थी? मृत्यु हो जाती है। किसकी? आपके जालौर का जो शासक है सिकंदर खां। ठीक है, सिकंदर खां की यहां पर मृत्यु हो जाती है। चलिए साहब, इसके बाद में आगे हम थोड़ा सा ये छोड़ करके जो बीच का समय है ये छोड़ा था, इसके बारे में चर्चा करेंगे और एक बड़ा टॉपिक सबसे पहले हम उठा करके चलेंगे इसके युद्धों में। ठीक है, और इसको हम नाम देंगे मेवाड़ व मारवाड़ संबंध। मेवाड़ व मारवाड़ संबंध, यह नाम देंगे इसको। ठीक है, चलिए साहब, देखो मेवाड़ व मारवाड़ संबंध नाम दे रहे हैं हम इसको, मेवाड़ व मारवाड़ संबंध। सबसे पहले स्टार्टिंग से ही शुरुआत करते हैं हम। ठीक है, हमने कहा था कि 17 मार्च 1527 को क्या हुआ था? खानवा का युद्ध हुआ था। ठीक है, यानी कि 1527 की घटना सुन लो पहले तो। 1527 में जब तक मालदेव राजा नहीं बना था, राजकुमार था। क्या था? राजकुमार। ठीक है, राजकुमार था। उस समय इसके पिता गांगा ने मालदेव को भेजा था खानवा के युद्ध में मदद करने के लिए। ठीक है, तो खानवा के युद्ध में सांगा की मदद की थी।
ठीक है, मेवाड़ मारवाड़ संबंध पढ़ रहे हैं। तो राणा सांगा की इसने क्या की थी, खानवा के युद्ध में राणा सांगा की क्या की थी, मदद की थी। ठीक है, चलिए उसके बाद में 1533 का समय आता है। कब आता है, 1533 में। अब देखिए भैया 1533 में क्या हुआ था, 1533 में गुजरात के शासक बहादुर शाह ने, ठीक है, बहादुर शाह के खिलाफ, बहादुर शाह के खिलाफ विक्रमादित्य की मदद की थी। किसकी की थी, विक्रमादित्य की मदद। ठीक है, विक्रमादित्य की क्या की थी, मदद की थी इसने, है ना। 1533 में जब पहली बार वो युद्ध करने के लिए आया था, तो उस समय बहादुर शाह के खिलाफ विक्रमादित्य की इसने मदद करने के लिए अपनी सेना भेजी थी। ठीक है, मेवाड़ की मदद करने के लिए। दूसरा 1534-35 में भी ये मदद करने के लिए भेजता है, चित्तौड़ के दूसरे साके के समय। ठीक है, क्योंकि ये बहादुर शाह जो गुजरात का शासक था, बहादुर शाह, ये तो वापस आ जाता है। ठीक है, पहले तो धन दे करके वापस भेज दिया था इसको, लेकिन फिर आ गया। ठीक है, तो तब भी इसने अपनी सेना भेजी थी। चित्तौड़ के दूसरे साके के समय भी मालदेव ने अपनी सेना भेजी थी। ठीक है, इसके बाद में जो आगे का आता है संबंध, वो आता है 1540 में। ठीक है, 1540 में। ठीक है, 1540 में क्या होता है भैया, उदय सिंह को गद्दी पर बैठाने में मदद की थी। गद्दी पर बैठाने में मदद कब भैया, यहां बैठा हुआ था दासी पुत्र बनवीर। कौन बैठ गया था, दासी पुत्र बनवीर। विक्रमादित्य की जब विक्रमादित्य की हत्या करके, ठीक है, विक्रमादित्य की हत्या करके, और दासी पुत्र बनवीर जो कि पृथ्वीराज सिसोदिया का दासी पुत्र था, ठीक है, बनवीर, वो गद्दी पर बैठ जाता है। ठीक है, तो 1540 में महाराणा उदय सिंह को गद्दी पर बैठाया गया था। उस समय बनवीर से युद्ध लड़ा था और वहां सेना लेकर के गया था कौन, मालदेव। कौन गया था, मालदेव अपनी सेना लेकर के जाता है। तो यहां तक का जो समय है, यहां तक का समय है लाडलो, उसमें क्या होता है कि मेवाड़ और मारवाड़ के संबंध बहुत अच्छे बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं, मेवाड़ और मारवाड़ के संबंध बहुत ही अच्छे बने हुए। लेकिन ये गड़बड़ भी आपके 1540 में ही होते हैं। कब हुए थे, 1540 में ही मेवाड़ और मारवाड़ के संबंध गड़बड़ होते हैं। कैसे होते हैं, देखिए, मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह, महाराणा उदय सिंह का एक सामंत था, सामंत। ठीक है, महाराणा उदय सिंह का एक सामंत था जिसका नाम था झाला सज्जा। ठीक है, मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह का एक सामंत था जिसका नाम था झाला सज्जा, और झाला सज्जा का एक पुत्र था, ठीक है, पुत्र, जिसका नाम था जैत सिंह। हम यूं लिख देते हैं, झाला जैत सिंह। एक पुत्री थी, ठीक है, इसकी एक पुत्री, और उस पुत्री का नाम था, हाँ यहां से समझिए पहले, तो महाराणा उदय सिंह का सामंत जिसका नाम था झाला सज्जा और उसका पुत्र झाला जैत सिंह, ये मेवाड़ को छोड़ करके और मारवाड़ में मालदेव के पास में आ जाता है। किसके पास में आ गया, मालदेव के पास में आ गया। ठीक है, उदयपुर की जागीर को छोड़ करके और मालदेव के पास में आ जाता है। मालदेव इसे खेरवा की जागीर देता है। ये कहां गया, अभी मारवाड़ में आ गया। ठीक है, मारवाड़ में आ गया मालदेव के पास में, और मालदेव इसको खेरवा की जागीर देता है। किसकी जागीर, खेरवा की जागीर देता है। बोल बढ़िया भाई, तू कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास में रहे। झाला जैत सिंह की एक पुत्री थी जिसका नाम था स्वरूप दे। क्या नाम था, स्वरूप दे। ठीक है साहब, स्वरूप दे इसकी पुत्री थी। इस स्वरूप दे का विवाह कर दिया गया किसके साथ में, मालदेव के साथ में। कोई बात नहीं, शादी हो गई, बहुत बढ़िया, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। एक दिन मालदेव घूमने गया अपनी ससुराल। ठीक है, मालदेव ने देखा कि भाई मेरा नाम मालदेव, मेरी रानी जो है स्वरूप दे, इसकी एक छोटी बहन थी, साली। अब ठीक है, मालदेव की साली स्वरूप दे की छोटी बहन देखे, बोल वाओ दिस इज वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है, लड़की कर गई चुल, दिस इज वेरी गचागच लुकिंग। तो भैया रानी स्वरूप दे की छोटी बहन को देख करके और मालदेव के दिमाग में कीड़ा दौड़ने लगे। बोले ये तो मालदेव थे, स्वरूप देव ते भी बड़ी गजब की है। ठीक है, अब इसने, मालदेव ने जैत सिंह से कहा कि बोल ससुर जी,
बोले ऐसा करो, या आपकी छोटी वाली छोरी है, इसका भी ब्याह मेरे साथ में कर दो, एकदम बढ़िया है, दोनों बहन साथ में रहेंगी, मौज करेंगी, ऐश करेंगे। लेकिन जैत सिंह को ये बात बुरी लगती है। बोल ना ना ना, बोल देखो मेहमान, बात ऐसी है कि पहले के टाइम में कर देते थे, कोई बड़ी बात नहीं थी, ठीक है, तो मेहमान ऐसी है कि कहीं दूसरी जगह करेंगे तो रिश्तेदारी भी और ज्यादा बढ़ जाएंगी, ठीक है। अब यह बात जैत सिंह को बुरी लगती है, तो उसने इस तरीके से कह करके टाल दिया। और जैत सिंह ने क्या किया, अपनी छोटी पुत्री का विवाह महाराणा उदय सिंह से कर दिया। किससे कर दिया? महाराणा उदय सिंह से विवाह कर दिया। अब यह बात मालदेव को बुरी लग गई, ठीक है, मालदेव को बुरी लग गई कि उदय सिंह के साथ में विवाह कर दिया, हम कह रहे थे, हमें क्या कांटे चुभे हुए थे, ठीक है। तो कहते हैं कि मालदेव को यह बात इतनी बुरी लगती है कि मालदेव अपनी सेना लेकर के और कहां चला जाता है? कुंभलगढ़। कहां चला जाता है? कुंभलगढ़ चला जाता है। मालदेव अपनी सेना लेकर के चला जाता है कुंभलगढ़, और यहां पर मालदेव की क्या होती है? हार होती है, मालदेव की हार, ठीक है। कुंभलगढ़ में इसने उदय सिंह पर आक्रमण किया, लेकिन यहां पर मालदेव की क्या हो जाती है? हार हो जाती है, ठीक है साहब। यहां तक की ये बात थी, ठीक है, यहां तक का हो गया, कोई दिक्कत नहीं। मालदेव सोच के बैठा था, बोल छोटी सी बात है बेटा, किसी दिन निपटा दूंगा ढंग से तेरे को, ठीक है। उदय सिंह ज्यादा टेंशन मत ले। अब क्या हुआ, यहां थोड़ी सी समस्या आती है। एक वेश्या थी, वेश्या, ठीक है, जिसका नाम था रंगराय। क्या नाम था? रंगराय नाम की एक वेश्या। वेश्या जानते हैं ना? अरे वही पैसा लेके जो धंधो करे कहें, शरीर बेचने का, सेक्स वगैरह का, सेक्स वर्कर जो होते हैं, इनको गणका भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गणका भी कहते हैं इनको, ठीक है। तो रंगराय नाम की एक वेश्या। अब इस वेश्या से दो दो प्रेम करते थे। एक तो मेवाड़ का महाराणा उदय सिंह, वो भी इस वेश्या से प्रेम कर रहा है, ठीक है। और एक अजमेर का सूबेदार जिसका नाम है हाजी खां। क्या नाम है? हाजी खां। ये भी इससे प्रेम कर रहा है, ठीक है। यानी कि इस रंगराय वेश्या बहुत गजब की चीज ही होगी। अब देख लो, जहां एक इतनी बड़ी रियासत का राजा और वो एक वेश्या के चक्कर में पड़ रहा है, तो भाई सब चीज तो जोर की होगी होगी, ठीक है। तो रंगराय वेश्या से उदय सिंह भी प्रेम करता है और हाजी खां भी करता है। अब पहले के टाइम में जड़ जोरू जमीन जैसे आज होती है, पहले ऐसे ही पहले भी लड़ाई होती थी, ठीक है। अब भाई इन दोनों ने सोचा कि जिसमें होगा दम वो इसको ले जाएगा अपने साथ में, ठीक है। तो हाजी खां और उदय सिंह के मध्य युद्ध होता है, ठीक है। अब हाजी खान ने सोची कि भाई उदय सिंह से मैं ऐसे तो जीत ना सकूं, है ना, क्योंकि सेना बड़ी है, वो एक महाराणा है, राजा है, और मैं क्या हूं? एक सूबेदार हूं, ठीक है। तो हाजी खान मदद लेता है मालदेव से, क्योंकि इसको पता था कि मालदेव की कुछ समय पहले ही बेइज्जती हुई है ना। मालदेव को जिससे प्रेम कर रहा था, यानी कि स्वरूप देव की छोटी बहन से प्रेम कर रहा था, वो उसको नहीं मिली, उदय सिंह को मिल गई, ठीक है। और मालदेव इस बात का बदला जरूर ले सकता है। हाजी खां पहुंचा मालदेव के पास में, बोल महाराज तुम्हारो दिल टूटियो ना, अब तुम जाने तुम्हारो दिल तोड़ियो को, बाको तुम्हें तोड़ियो को नंबर आएगो, ठीक है, तुम उसका तोड़ सकते हो, मौका है तुम्हारे पास में। बोल बता कैसे? बोले देखो, हाजी खां कह रहा है कि मैं रंगराय वेश्या से प्रेम करता हूं, इधर मेवाड़ का उदय सिंह भी प्रेम करता है, ठीक है। अगर ये रंगराय वेश्या मेरे पास में आ गई तो उदय सिंह को दिल टूट जाएगा, ठीक है। मालदेव ने कहा ठीक है, सेना तैयार कर, तुरंत अभी के अभी। भाई साहब दोनों के दोनों पहुंच गए रंगराय लेवे। हाजी खां और मालदेव रंगराय वेश्या को लेने के लिए पहुंच गए, इधर से उदय सिंह भी पहुंचा। तो भैया इस युद्ध में उदय सिंह की क्या होती है? हार होती है। क्या हुई थी? उदय सिंह की हार होती है। तो इस तरीके से मेवाड़ और मारवाड़ के जो संबंध अच्छे बने हुए थे वो क्या हो जाते हैं? खराब हो जाते हैं, ठीक है। मेवाड़ मारवाड़ के संबंध क्या होते हैं? खराब हो जाते हैं, ठीक है। और इसी को लेकर के जो युद्ध होता है, ठीक है, और इस युद्ध को कहा जाता है, यानी कि ये तो यहां तक का हो गया 1540 में, ठीक है। अब ये रंगराय वेश्या वाला जो मामला है, यहां से रंगराय वेश्या वाला जो मामला है ये होता है 1557, ठीक है, 1557। और जयपुर के पास में एक स्थान पड़ता है जिसे हरमाड़ा, क्या है? हरमाड़ा, जयपुर। जयपुर का युद्ध कब हुआ था? 1557, ठीक है। ये रंगराय वेश्या के लिए जो युद्ध हुआ था, ठीक है। एक बार इनका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। या फिर ऐसा करता हूं, मैं इसको एक बार नीचे ढंग से लिख देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन थोड़ा सा ना रहे। ये लो, हरमाड़ा, जयपुर का युद्ध 1557, ठीक है साहब।
ये इसका 5वां युद्ध है, 6वां युद्ध है, 7वां युद्ध है, 8वां, और ये हो गया इसका 9वां युद्ध, है ना। अब यहाँ पर कैसे कैसे हुआ है, इधर तो है मालदेव और इधर है हाजी खां। हाजी खां, ये कौन है हाजी खां? अजमेर का सूबेदार, ठीक है। और वर्सेज कौन है? महाराणा उदय सिंह। और ये दोनों के दोनों किससे लिपटे हुए हैं? रंगराय, रंगराय वैश्या, रंगराय नामक वैश्या के लिए, ठीक है। यहीं पर एक युद्ध और कर लीजिए, एक छोटा सा, क्योंकि फिर आगे बड़ा युद्ध आ रहा है तो उसको हम एक साथ पढ़ लेंगे। 10वां जो युद्ध है वो है पाहेबा साहेबा का युद्ध। और कब हुआ है? 1541-42 में, ठीक है। 1541-42 में पाहेबा साहेबा का युद्ध होता है। पाहेबा साहेबा का जो युद्ध है, ठीक है, पहले तो हम बात करते हैं पाहेबा साहेबा जो नामक स्थान है, ठीक है। पाहेबा साहेबा नामक जो स्थान है ये आपके फलोदी में पड़ता है। कहां पड़ता है? फलोदी में, ठीक है, फलोदी। और फलोदी को वर्तमान में क्या बना दिया गया है? जिला। और पहले फलोदी कहां पड़ता था? जोधपुर में। कहां पड़ता था? जोधपुर में। तो पाहेबा साहेबा का युद्ध है ये फलोदी में लड़ा गया था और पहले फलोदी जोधपुर में हुआ करता था। अब इधर शासक कौन कौन है? यहां तो है मालदेव। कौन है भैया? मालदेव, ठीक है। और इधर वर्सेज यहां है बीकानेर का, बीकानेर का राव जैतसी। कौन है? बीकानेर का राव जैतसी, ठीक है। इसमें राम मालदेव के साथ में इसके सेनापति हैं जैतावे कूपा। कौन है? जैतावे कूपा, वो इसके साथ में है, ठीक है। इस युद्ध में राव जैतसी की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, ठीक है। और बीकानेर पर अधिकार कर लिया किसने? मालदेव ने। किसने अधिकार कर लिया? मालदेव ने। अब सुनो, यानी कि मैंने कहा राव जोधा के दो बेटे, राव सातलदेव और राव बीका, ठीक है। यानी मारवाड़ रियासत का शासक राव जोधा, उसके दोनों पुत्र यानी कि सातल देव तो वही मारवाड़ यानी कि जोधपुर पर अपना शासन चलाता है, लेकिन राव बीका अपना अलग राज्य बसा लेता है जिसे हम बीकानेर के नाम से जानते हैं। यानी कि बीकानेर वाले और जोधपुर वाले आपसी कुटुंबी हैं, ठीक है, एक ही परिवार के हैं दोनों के दोनों। अब यहां मालदेव क्या करता है? अपने ही कुटुंबी राव जैतसी को मार करके और बीकानेर पर क्या कर लेता है? अपना अधिकार कर लेता है। क्या कर लेता है? अधिकार कर लेता है, ठीक है। तो बीकानेर पर भी किसका अधिकार हो गया है? मालदेव का। राव जैतसी यहां पर मारा जाता है, ठीक है, ठीक है। आगे ध्यान रखना है, राव जैतसी का जो पुत्र है कल्याणमल, वो बदला लेगा क्योंकि उसे बीकानेर चाहिए, तो वो मालदेव के खिलाफ में रहेगा, ठीक है। और इधर से बीरमदेव ये हार करके शेरशाह सूरी की शरण में गया था, इसको भी याद रखना है। ये वापस आएंगे युद्ध लड़ने के लिए मालदेव से, ठीक है। तो चलो मैं इसको एक बार साफ करते हैं और फिर एक जो बड़ा युद्ध है मालदेव के द्वारा निर्णायक युद्ध लड़ा गया था उसके बारे में जिक्र करेंगे। अगला युद्ध आता है गिरी सुमेल का युद्ध। गिरी सुमेल का युद्ध। अब देखो लाडलो, यहां पर ध्यान देना है,
ठीक है। गिरी सुमेल का जो युद्ध है वो हुआ था जैतारण में। कहां पर हुआ था? जैतारण। ठीक है। जैतारण की अगर बात करें तो लाडलो वर्तमान में तो पड़ता है ये ब्यावर में। कहां पड़ता है? ब्यावर में। ठीक है। जैतारण कहां पड़ता है? वर्तमान के जो जिले बने हैं उसके अनुसार तो ये ब्यावर में पड़ता है। लेकिन जैतारण की अगर पहले की बात करें, पहले तो पहले पड़ता था ये पाली में। कहां पड़ता था? पाली। दोनों चीज क्लियर हो गई आपकी। गिरी सुमेल का युद्ध जैतारण पाली में हुआ था। पहले तो ऐसे पढ़ते थे, लेकिन अब क्या पढ़ेंगे कि जो जैतारण का युद्ध है लाडलो वो कहां पर हुआ है? कहां पर हुआ है? जैतारण ब्यावर में। ठीक है। और ब्यावर पहले कहां पड़ता था? अजमेर। क्योंकि देखो ब्यावर जो जिला है, ठीक है, थोड़ा सा बता दूं, ब्यावर जो जिला है वो 3 डिस्ट्रिक्टों को तोड़ करके बनाया गया है। ठीक है। जिसमें अजमेर है, पाली है और आपका भीलवाड़ा। ठीक है। अजमेर, पाली, भीलवाड़ा, इनको तोड़ करके आपका ब्यावर जिला बनाया गया है। अब इसमें कौन कौन से आते हैं? ब्यावर है, टोडगढ़ है, जैतारण है, बदनौर है। बदनौर भीलवाड़ा में पड़ता था। ठीक है। अब कहां पड़ता है? ब्यावर में पड़ता है। बदनौर, विजयनगर और रायपुर और मसूदा। ठीक है। इन तहसीलों को मिला करके कौन सा जिला बना है? ब्यावर। ठीक है। तो जैतारण पहले तो पड़ता था पाली में, वर्तमान में कहां पड़ता है? ब्यावर में। क्लियर यहां तक की बात? ठीक। चलिए आगे जिक्र करते हैं हम। देखो भैया, गिरी सुमेल का जो युद्ध है, ठीक है, ये जो युद्ध है इसे हम वीर विनोद व जोधपुरी ख्यात के अनुसार अगर इसके समय की बात करें तो लाडलो ये हुआ है 5 जनवरी 1544 को। ठीक। लेकिन राजस्थान बोर्ड की यानी कि RBSE राजस्थान बोर्ड की 9th क्लास के अनुसार, ठीक है, राजस्थान बोर्ड की 9th क्लास के अनुसार उसमें इसका जिक्र किया गया है। मालदेव नामक टॉपिक दे रखा है राजस्थान हिस्ट्री में, 9th की जो किताब है उसके अनुसार यह युद्ध हुआ है 5 जून। कब हुआ है? 5 जून 1544 को। ठीक है। कब हुआ है? 5 जून 1544 को। अब मैं तो मान के चलता हूं कि वीर विनोद भाई जोधपुर की ख्यात के अनुसार ये 5 जनवरी 1544 को ही युद्ध हुआ था, क्योंकि राजस्थान बोर्ड की हो सकता है यहां पर ये किताब में 5 जनवरी की जगह पर जून कर दिया हो, गलत मिसप्रिंट या गलत टाइप हो गया हो। ठीक है। तो आप जैसा भी ऑप्शन में आता है उस तरीके से देख कर चलेंगे। वैसे जो सर्वमान्य है वो कौन सा है? 5 जनवरी 1544 को। ठीक है। देखो साहब, एक अफगानी सरदार था जिसका नाम था शेर खां। ठीक है। अफगानी सरदार जिसका नाम शेर खां या जिसे हम फरीद खां भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फरीद खां भी कहते हैं। और उसने हुमायूं से, ठीक है, हुमायूं से एक युद्ध लड़ा था जिसे हम चौसा बिहार का युद्ध भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चौसा बिहार का युद्ध भी कहते हैं। और दिल्ली के शासक हुमायूं से आपके 1539 में एक युद्ध लड़ा था। ठीक है। 1539 में इस युद्ध में हुमायूं की हार होती है। ठीक है। हुमायूं की हार होती है और जो आपका फरीद खां था या शेर खां था उसने इस युद्ध को जीत लिया और जीतने के बाद में शेर शाह सूरी की उपाधि धारण करके और दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया था। ठीक है। बाद में 1540 में जो कन्नौज का युद्ध होता है वहां पर भी वो हुमायूं को हरा देता है। ठीक है। हुमायूं को हरा दिया। अब मालदेव को थोड़ी सी टेंशन होने लगी। मालदेव को टेंशन होने लगी कि यार शेर शाह सूरी ये जरूर अपने साम्राज्य का विस्तार करेगा और इधर मालदेव की मारवाड़ की तरफ बढ़ेगा। ठीक है। मारवाड़ की तरफ बढ़ेगा तो दिक्कत होनी है। तो इसी कारण मालदेव क्या करता है? हुमायूं के लिए, हारे हुए हुमायूं के लिए एक पत्र लिखता है कि भाई हुमायूं तू टेंशन मत ले, तेरा भाई तेरे साथ में, मैं अपनी पूरी सेना लेकर के तेरे साथ में तैयार हूं, तू शेर शाह सूरी से युद्ध कर। ठीक है। अब हुमायूं कहता है कि भाई देखेंगे, अभी बस की नहीं है इतनी, है ना। और इसी बात को लेकर के इन दोनों के मध्य एक मीटिंग भी होती है। ठीक है। यानी कि हुमायूं और मालदेव के मध्य जोगी तीर्थ नामक स्थान पड़ता है, वहां पर मीटिंग भी होती है।
लेकिन इसका कोई भी नतीजा नहीं निकलता है। ठीक है, हुमायूं बिना मदद के यहां से लौट जाता है, लौट गया। अब इस बात का पता चल गया कल्याणमल को। ठीक है, यानी कि बीकानेर का जो शासक था राव जैतसी, उसके पुत्र कल्याणमल को इस बात का पता चल जाता है कि भाई मालदेव की और हारे हुए हुमायूं की क्या हुई है, मीटिंग हुई है। वो इस बात को बता देता है शेरशाह सूरी के लिए, क्योंकि शेरशाह सूरी दिल्ली में बैठा हुआ है। इधर कल्याणमल भी चाहता था कि मेरे पिता की जैतसी की तो मृत्यु हो गई, बीकानेर मेरे अधीन नहीं रहा। ठीक है, तो बीकानेर को वापस पाना चाहता था। तो उसने शेरशाह सूरी को जाकर के ये बात बताई कि जो मालदेव है ना, वो हुमायूं के साथ मीटिंग कर रहा है कि मैं तेरी पूरी मदद करूंगा और तू जाकर के शेरशाह सूरी से आक्रमण कर, मैं अपनी सेना लेकर के साथ चल रहा हूं। ठीक है, अब शेरशाह सूरी ने जब यह बात सुनी कि मालदेव और हुमायूं मिले थे और हुमायूं को बंदी भी नहीं बनाया मालदेव ने, इसी बात को लेकर के शेरशाह सूरी का दिमाग खिसकता है और वो वापस मतलब शेरशाह सूरी क्या करता है, अपनी सेना लेकर के और मारवाड़ की तरफ बढ़ने लगता है। कहां बढ़ने लगा? मारवाड़ की तरफ बढ़ने लगता है। ठीक है, अब यहां पर जो गिरी नामक स्थान है, गिरी नामक स्थान है, यहां पर तो मालदेव अपनी सेना रखता है, मालदेव अपना पड़ाव डालता है गिरी नामक स्थान पर। ठीक है, इधर सुमेल है यानी कि वर्षा, सुमेल नामक स्थान पर, सुमेल नामक स्थान पर शेरशाह सूरी अपनी सेना पड़ाव डालता है। ठीक है, शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी ने पड़ाव कहां डाला? सुमेल में। गिरी सुमेल दो अलग अलग गांव हैं ये। ठीक है, पास पास कई गांव हैं, गिरी और सुमेल। गिरी में मालदेव ने, सुमेल में सासे सुमेल, सासे शेरशाह सूरी। ठीक है, तो सुमेल में किसने डाला? शेरशाह सूरी ने। ठीक है, पहले जैतारण पाली में पड़ता था, अब जैतारण ब्यावर में पड़ता है। ठीक है, स्थान। चलो यहां आकर के दोनों की सेना क्या हो जाती है, यानी कि दोनों की सेना आमने सामने हो जाती है, युद्ध करने के लिए तैयार हो जाती है। ठीक है, मालदेव के साथ में इसके सेनापति हैं जिनका नाम है जैतावय कूपा। क्या नाम है? मालदेव के सेनापति जैतावय कूपा। ठीक है, ये दोनों के दोनों भी इसी के साथ में आ जाते हैं, इसके जो सेनापति हैं। इसके अलावा अखेराज सोनगरा, अखेराज सोनगरा। ठीक है, अखेराज सोनगरा। अब अखेराज सोनगरा कौन है भैया? ये है, अखेराज सोनगरा है महाराणा प्रताप के नाना जी। कौन है? महाराणा प्रताप के नाना जी अखेराज सोनगरा। ठीक है, ये भी इस युद्ध में आते हैं और यहां पर इनकी तो क्या हो जाती है भैया? मृत्यु। इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु। जैतावय कूपा की भी क्या होती है? यहां पर मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इधर शेरशाह सूरी आ गया। कौन आ गया? शेरशाह सूरी आ गया, सेनापति को साथ में लाया है, यानी कि इसका जो सेनापति है, ठीक है, इधर भी लिख देते हैं थोड़ा सा अच्छा लगेगा, और सेनापति जैतावय कूपा। इधर इसका जो सेनापति उसका नाम है जलाल खां जलवानी। क्या नाम है? जलाल खां जलवानी। इसके अलावा इसके साथ में आया है बीकानेर से, बीकानेर का कौन आया है? कल्याणमल। मैंने कहा कि राव जैतसी को मालदेव ने मार दिया था। किसने मार दिया था? मालदेव ने मार दिया था। ठीक है, और राव जैतसी मारा गया। राव जैतसी का बेटा कल्याणमल बीकानेर को पुनः पाने के लिए, ठीक है, पुनः पाने के लिए और शेरशाह सूरी से मिल गया, और इसी शेरशाह सूरी ने इसी कल्याणमल ने शेरशाह सूरी को बताया था कि मालदेव और हुमायूं की क्या हुई है? मीटिंग हुई है। ठीक है, और कौन आया है? मालदेव ने बीरमदेव से भी तो पंगा लिया था, मेड़ता व अजमेर को आजाद कराया था। ठीक है, तो मेड़ता शासक, मेड़ता का कौन आया है यहाँ पर? बीरमदेव। मेड़ता का शासक कौन आया है? बीरमदेव भी इधर आया है। ठीक है साहब, ये यहाँ पर युद्ध करने के लिए आ जाते हैं, है ना। अब देखो भाई, यहां थोड़ी सी इस युद्ध में कुछ चीटिंग होती है। मुस्लिम शासक है तो सीधी सी बात है कि लड़ करके तो जीत ही नहीं सकता, धोखा गद्दारी करेगा ही करेगा। ठीक है, पहले तो ये गद्दार जो इनको मिला लिया अपनी तरफ, है ना, ये मालदेव के खिलाफ थे सारे के सारे। शेरशाह सूरी ने क्या किया, इसको पता था, शेरशाह सूरी को पता था कि मालदेव से सीधे लड़कर नहीं जीता जा सकता, भाई बहुत खतरनाक आदमी है मालदेव यार। ठीक है, तो इसने एक चाल चली, और चाल क्या चली, इसने जैतावय कूपा, ठीक है, जैतावय कूपा के जो डेरे थे, खेमे जिनको कहते हैं, डेरे जो जहां रुकते हैं तंबू बंबू गाड़ करके, ठीक है, उन डेरे जो खेमे हैं उनके आगे 10-10 हजार रुपए डलवा दिए। ठीक है, 10-10 हजार रुपए डलवा दिए।
और 10,000 रुपये डलवा करके और एक पत्र लिखवा दिया, एक पत्र लिखा, ठीक है, पत्र लिख करके उस पर शाही मोहर लगा करके और वो डलवा दी मालदेव का जो डेरा था उसके आगे। पत्र तो डलवा दिया मालदेव के डेरा के आगे, और पैसे कहां रखवा दिए? जैता व कूपा के डेरे में। और उस पत्र में लिखवाया, वाह भाई वाह, जैता व कूपा, तुम दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मेरी भेंट राशि 10-10 हजार रुपए स्वीकार की, और इस वजह से मैं अब मालदेव को, कल तुम लड़ोगे नहीं तो मैं मालदेव को आसानी से हरा दूंगा। ठीक है, यह पत्र मिल गया किसे? मालदेव को। मालदेव ने जब पत्र पढ़ा तो पहले जाकर के पूछा, बोल क्या है? जैता कूपा कहे, बोल तुम मिल गए? जो जैता कूपा से पूछा तुम मिल गए हो क्या शेरशाह सूरी से? उन्होंने साफ मना कर दिया, बोल नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। ठीक है, तो बोला तुम्हारे पास 10-10 हजार रुपए हैं? बोल बिल्कुल नहीं है। तो जैता व कूपा के डेरे की जांच की गई तो वहां पर वास्तव में 10-10 हजार रुपए मिले। ठीक है, इसकी दूसरी कहानी ऐसे भी आती है कि इनसे जैता व कूपा के लिए 20-20 हजार रुपए वह सिरोही की तलवार, क्योंकि सिरोही की तलवार बड़ी प्रसिद्ध है, ठीक है, सिरोही की तलवार लेना स्वीकार किया गया, है ना, कि भाई जैता व कूपा बहुत बहुत धन्यवाद कि तुम्हें 20-20 हजार रुपए में हमारे स्वीकार कर लिए और सिरोही की तलवार हम तुम्हें ला करके भेंट कर देंगे, तुम मालदेव को हराने के लिए तैयार हो गए। ठीक है, यानी कि दो दो किंवदंतियां इस बारे में आती हैं, जनश्रुति आती हैं। अब जैसा भी हो कुल मिलाकर के, ठीक है, जैसा भी हो, जैता व कूपा क्या करते हैं, इनके ऊपर कलंक लग चुका था। इधर मालदेव का दिमाग खराब कि मेरे तो दोनों सेनापति और इतने खतरनाक और बढ़िया सेनापति, और दोनों के दोनों ही क्या हो गए? बिक गए। क्या हो गए हैं? बिक गए। ठीक है, तो मालदेव का दिमाग खराब हो जाता है। मालदेव क्या करता है? अपनी सेना लेकर के सुबह ही सुबह कहां निकल जाता है? जोधपुर के लिए निकल गया। ठीक है, बोल मैं तो मेहरानगढ़ के किले की जाकर के रक्षा करूंगा, ये तो यहां बिक गए मेरे सेनापति। अब इन जैता व कूपा के पास में थोड़ी सी सेना रह जाती है और इनके माथे पर जो कलंक लगा था उस कलंक को मिटाने के लिए जैता व कूपा दोनों बहुत ही वीर गति के साथ में लड़ते हैं, यानी कि बहुत तेज गति के साथ में, भयंकर वीरता के साथ में लड़ते हैं, और लड़ते हुए शेरशाह सूरी से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। जब यह युद्ध चल रहा था, यानी कि जैता व कूपा से जब शेरशाह सूरी का युद्ध चल रहा था, तो कहते हैं फरिश्ता इस बात को कहता है, फरिश्ता इस बात को कहता है कि शेरशाह सूरी घोड़े से उतर करके युद्ध के बीच युद्ध में घोड़े से उतर के और अल्लाह से दुआ मांगने लगा था कि भाई अल्लाह कैसे भी करके जैता व कूपा से मेरे को बचा ले। ठीक है, लेकिन जैता व कूपा यहां लड़ते हुए दोनों के दोनों वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, जीतने के बाद में जब यहां इसने जीत लिया, ठीक है, जैता व कूपा मारे जाते हैं इसमें, और जब शेरशाह सूरी यहां जीत जाता है तो शेरशाह सूरी के मुंह से एक आवाज निकलती है, एक शब्द निकलता है, एक वाक्य है, वो याद रखना है कि खुदा का शुक्र है, खुदा का शुक्र है किसी तरह मैं इस युद्ध को जीत गया, वरना एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं पूरे हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। ठीक है साहब, यहां तक की बात समझ में आई? यानी कि मुट्ठी भर बाजरा किसको कहा गया है? मेहरानगढ़ को, इस जीत के बाद में। ठीक है, गिरी सुमेल युद्ध में जीत किसकी होती है? तो लाल लो, यहां पर जीत किसकी होती है? शेरशाह सूरी की जीत होती है इस युद्ध में, और ये शेरशाह सूरी के द्वारा ही कहा गया कि ये तो खुदा का शुक्र है कि मैं कैसे भी करके इस युद्ध को जीत गया, वरना एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं पूरी हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। ठीक है, दूसरी देखो भाई, मैं यहां थोड़ा सा लिख दूंगा, ये शेरशाह सूरी ने, ठीक है, एक तो घोड़े से उतर के दुआ मांगी, घोड़े से उतरकर अल्लाह से दुआ मांगी, अल्लाह से दुआ मांगी। ठीक है, इसके बाद में जीत के बाद में शेरशाह सूरी ने क्या कहा कि ये तो खुदा का शुक्र है कि मैं किसी भी तरीके से युद्ध जीत गया, वरना मुट्ठी भर बाजरे के लिए, किसके लिए? मुट्ठी भर बाजरे के लिए, मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। क्या खो देता? हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता, बादशाहत खो देता, यह बात कही थी इसने। ठीक है, और तीसरा कथन क्या कहा था? तीसरा कथन उसने जैता व कूपा की वीरता के लिए कहा था। क्या कहा था? कि जैता व कूपा जैसे
सेनापति अगर मेरे पास में होते, सेनापति अगर मेरे पास में होते तो मैं हिंदुस्तान पर एक छत्र राज करता। क्या करता? एक छत्र राज करता, अगर जैता बैकूपा जैसे सेनापति मेरे पास में होते। यह शब्द भी किसने कहा है? शेरशाह सूरी के द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा? शेरशाह सूरी के द्वारा कहा गया था। ठीक है, चलिए साहब, अब यहां से देखो ध्यान देना है, मालदेव यहां से गिरी सुमेल से कहां चला जाता है? जोधपुर में। ठीक है, जोधपुर चला गया, यानी कि मेहरानगढ़ के किले में चला जाता है। ठीक है, अब शेरशाह सूरी पीछा करते हुए यहां चला आता है। ठीक है, इधर से यहां से सुमेल से कौन आ गया? सुमेल से ये आ गया, शेरशाह सूरी आ गया। ठीक है, तो यहां जोधपुर से मालदेव निकल करके, ठीक है, मालदेव यहां से निकल करके मालदेव और कहां चला जाता है? अपनी संकटकालीन राजधानी सिवाड़ा। कहां चला जाता है? सिवाड़ा। ठीक है, सिवाड़ा जो कि मारवाड़ की संकटकालीन राजधानी थी, और सिवाड़ा लाडलो वर्तमान में कहां पड़ता है? बालोतरा में। कहां पड़ता है? बालोतरा में। पहले सिवाड़ा कहां पड़ता था? बाड़मेर में। कहां पड़ता था? बाड़मेर में। अब सिवाड़ा बालोतरा में चला जाता है, जो कि इसकी संकटकालीन राजधानी थी। इधर जोधपुर में शेरशाह सूरी क्या करता है? एक तो शेरशाह सूरी मस्जिद का निर्माण कराता है। क्या कराता है? शेरशाह सूरी मस्जिद का निर्माण कराया तुरंत की तुरंत। ठीक है, शेरशाह सूरी का मस्जिद का निर्माण कराया, और यहां का इस जोधपुर का सूबेदार नियुक्त किया। सूबेदार, अब इसका एक सेनापति था जिसका नाम था खवास खां। क्या नाम था? खवास खां। खवास खां को जोधपुर का सूबेदार नियुक्त कर दिया। ठीक है, इधर मालदेव कहां रह रहा है? सिवाड़ा बालोतरा में रह रहा है। सिवाड़ा बालोतरा में रह रहा है। ठीक है, तो अपनी संकटकालीन राजधानी में रह रहा था। लेकिन हुआ क्या, इस शेरशाह सूरी की 1545 में, ठीक है, शेरशाह सूरी की 1545 में हो जाती है मृत्यु। शेरशाह सूरी, ठीक है, कालिंजर अभियान के दौरान। कौन से अभियान? कालिंजर अभियान। कालिंजर अभियान के दौरान 1545 में क्या हो जाती है? शेरशाह की मृत्यु हो जाती है। क्या हो गई थी? मृत्यु। यानी कि बारूद में आग लगने से शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है, और तुरंत की तुरंत, यानी कि कुछ समय, ये युद्ध है 1544 में हुआ था, और कालिंजर अभियान जो है ये 22 मई 1545 को ये कालिंजर वाला जो घटना है ये घटी थी। यहां पर बारूद में आग लगती है और उसमें शेरशाह सूरी के चिथड़े चिथड़े उड़ जाते हैं। ठीक है, तो लगभग एक साल तक मालदेव को अपने राज्य से बाहर रहना पड़ा था, अपनी राजधानी से बाहर रहना पड़ा था। सिवाड़ा में रहा था ये। ठीक है, सिवाड़ा पहले बाड़मेर में पड़ता था और अब कहां पड़ता है? बालोतरा में पड़ता है। ठीक है साहब, तो उसके बाद में शेरशाह सूरी की मृत्यु के तुरंत बाद ही मालदेव अपनी सेना लेकर के और कहां आ जाता है? जोधपुर आ जाता है, और जोधपुर पर पुनः अधिकार कर लेता है। ठीक है, यहां तक। और इसके बाद में 1562 में मालदेव की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। मालदेव की क्या हो गई थी? 1562 में मालदेव की मृत्यु हो जाती है। यहां तक की यह बात आई। जैसे मेवाड़ में महाराणा कुंभा ने कई सारे दुर्गों का निर्माण कराया था, ऐसे ही मारवाड़ में सर्वाधिक दुर्गों का जो निर्माण कराने वाला व्यक्ति है वो है मालदेव। कौन है? मालदेव। ठीक है, मालदेव ने हर कस्बे को, जितने भी कस्बे थे, लगभग हर कस्बे के चारों तरफ एक परकोटा बनवा दिया, और परकोटा बनवा करके उन कस्बों को, उन गांवों को एक किले के रूप में बदल दिया। किसमें? एक किले के रूप में बदल दिया। ठीक है, तो यह था भाई भारत का महान पुरुषार्थी राजकुमार, 52 युद्धों का विजेता, जिसे कहा जाता है मालदेव, जो कि अपने जीवन के स्टार्टिंग से ही, ठीक है, जीवन के स्टार्टिंग से ही जिसने तलवार उठाई थी, युद्ध लड़ना शुरू किया था, और अपनी मृत्यु के अंत तक वो ऐसे ही युद्ध लड़ता हुआ गया था। ठीक है भैया, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम पढ़ेंगे जसवंत सिंह।